नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज सम्राट अशोक के बुद्ध धर्म में योगदान के विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जो बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं तथा देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आज का मुख्य विषय है कि सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म में योगदान। इस पर आप कृपया हमें विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के विकास के संबंध में। तो हम देखते हैं कि उनकी जो धम्म नीति है काफ़ी बड़ी सुदृढ़ और व्यापक रही है। वे जब बौद्ध धर्म के अनुयायी बने तो उन्होंने एक सिर्फ अनुयायी बन के नहीं रहे, तो उन्होंने एक बड़ा विस्तार किया बौद्ध धर्म का। और उसका जो आधार था वो नैतिकता था कि नैतिकता का आचरण करके हम कितना श्रेष्ठ अपने राज्य को बना सकते हैं, अपने देश की किस तरह से हम रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बड़ी व्यापक जो है वो नीति अपनाई थी। और इसलिए उन्होंने महामात्य की नियुक्ति भी की थी कि लोग धर्म का आचरण करते हैं या नहीं करते। यदि धर्म का आचरण नहीं करते तो वो महामात्य लोग जो है वो देखते थे कि जनता जो है वो करती नहीं है, तो सम्राट अशोक फिर से उसको एक कड़ाई से पालन करने के लिए जनता से आह्वान किया करते थे। और यदि वो करते हैं तो और बेहतर हो सके, इसके लिए पूरी तरह से वो ऐसे महामात्य को नियुक्त करके उसकी जानकारियां हासिल करते थे। और इसीलिए यह एक श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग है जो हम जीवन काल में देखते रहते हैं। और इसीलिए इस मार्ग को जितना हम कर सकते हैं अच्छी तरह से उन्नत शिखर तक पहुंचने के लिए, तो वह स्वाभाविक है कि सम्राट अशोक उसके एक बड़े आदर्श हैं और उन्होंने ये काम करने की पूरी तरह से कोशिश की। वे अधिकतर यात्राओं पर जोर देने के लिए प्रयास करते थे कि लोगों ने तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए ताकि एक भाव उनका बन सके। इसके लिए भी उन्होंने बड़ा प्रयोजन किया था। उनको एक प्रकार से छूट दी जाती थी हर क्षेत्र के लिए। तो ये उनकी इस तरह की धम्म नीतियाँ सिर्फ भारत तक ही मर्यादित नहीं रहीं। उनकी ये नीतियाँ देश से विदेश तक भी ज़्यादातर फैली और उन्होंने वहाँ के राजाओं से संबंध स्थापित करके उनको एक मैत्री का संदेश देने की कोशिश की। इसलिए मैत्री पर आधारित उनकी यह नीति राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सफल रही है। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि वह किस तरह से सफल रही। और एक मैत्री का संधि करके उन्होंने सबको जोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की। तो आप देखते हैं कि जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, इवन साउथ कोरिया तक, यूरोप के कई देशों तक ये नीतियों का बड़ा अच्छी तरह से प्रचार प्रसार हुआ। आप देख सकते हैं कि उस काल में हेनसांग फाइयान जैसे जो चीनी यात्री है यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। इत्सिंग एक और भी चीनी यात्री था। तो ये यहाँ पर पढ़ कर के किस तरह से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, एक उसका नमूना है, उसका एक आदर्श है। और इसीलिए पड़ोसी देशों से भी कैसे मैत्री संबंध स्थापित कर सके,
उनका भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से रणनीतियाँ तैयार की और वो रणनीतियाँ जो है वो स्वाभाविक तौर पर वहाँ के राजाओं ने भी बड़ी अच्छी तरह से आत्मसात किया और इसलिए इनकी मैत्री का जो संधि की योजना थी पड़ोसी देशों में, ये काफ़ी कुछ प्रभावशाली रही है। इसलिए भारत को दुनिया से जोड़ने का काम जो देखने के लिए मिलता है वो है सम्राट अशोक की धम्म नीतियों के कारण। एक बड़ा गहरा प्रभाव उस समय में ईश्वर पर पड़ता हुआ देखने के लिए मिलता था और लोग जो है भारत में यात्रा करके उन्हें जगह जगह बड़े अच्छे सुंदर जो पर्यटक स्थल है, तीर्थ स्थल है, तथागत गौतम बुद्ध के प्रमुख स्थानों को उन्होंने इतना सुंदर बना दिया था। इसलिए उस सुंदरता को, उस आर्किटेक्चर को देखने के लिए लोग, दुनिया भर के लोग आया करते थे। स्वाभाविक है जब दुनिया में इस तरह के चीज़ों को नहीं बनाया गया होगा और भारत में ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो दुनिया के लोगों को आकर्षित करती है। क्योंकि जब तक हम कुछ ऐसी चीज़ें अनोखी नहीं तैयार करते हैं तो कैसे आकर्षण पैदा होगा। तो सम्राट अशोक ने एक बेहतर हर चीज़ों को डेवलप करने के लिए एक मैत्री का भाव बनाए रखने पर जोर देते हुए उन्होंने इस नीतियों का प्रचार प्रसार किया। पंचशील की शिक्षाओं को बड़े पैमाने पर उन्होंने लागू करवाया कि कोई भी इस राज्य का आदमी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता। यदि किया गया तो वो अपराध है, दंडित किया जाएगा। उन्होंने इसे अपने राज नीति के उस योजना में शामिल करवाया। कोई भी प्राणी को नहीं मार सकता। यदि मारे गए तो उसे कठिन से कठिन सज़ा दी जाएगी। कोई भी चोरी करते पाया गया तो उसे कठिन से कठिन सज़ा दी जाएगी। कोई भी महिलाओं के साथ में किसी ने अन्याय अत्याचार किया तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और कोई भी झूठ बोलते पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और मादक पदार्थों पर तो उन्होंने पूरी तरह से अपने राज्य में, अपने शासनकाल में पूरी तरह से बंदिश बना दिया था। ये कोई साधारण नीति नहीं है। ये वही कर सकता है जो जिसके अंदर में धार्मिक भावनाएं। तो एक धार्मिक होने का जो आदर्श है वह हमें अशोक के जीवन काल में देखने के लिए मिलता है। इसलिए उनकी यह धम्म नीति यह राज्य की सत्ता में भी शामिल हो गई और इसलिए धम्म की नीतियों के आधार पर किया गया उनका कार्य स्वाभाविक तौर पर बड़ा ही श्रेष्ठ रहा है। आप देखेंगे भारत और श्रीलंका का बड़ा अटूट संबंध उस काल में रहा है। उन्होंने अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेज करके वहाँ के राजाओं पर एक बौद्ध धर्म का बड़ा गहरा प्रभाव डाला और उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। उनकी जो नीतियाँ हैं वहाँ के लोगों ने किस तरह से स्वीकार की और इसलिए वहाँ पर भी भारत की तरह बड़े बड़े विहार निर्माण किए गए। वो कहाँ का कल्चर है? भारत का। म्यांमार में देखेंगे तो वहाँ पर भी बड़े बड़े विहार निर्माण किए गए, स्तूप निर्माण किए गए। वहाँ के लोग पगोड़ा बोलते हैं तो पगोड़ा निर्माण किए गए। तो ये भारत की संस्कृति या जो यहाँ का कला और विज्ञान और शैली जो थी उसको उन्होंने अडाप्ट करके वहाँ पर एक तैयार करके बड़े बड़े विहारों का निर्माण किया। थाईलैंड में भी ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। थाईलैंड में तो कई नाम भारत के ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े विहार जो कि बहुत हज़ार साल पुराने हैं, कई तो इतने पुराने कि वो ज़मीन में दब गए और बहुत सारे अवशेष हैं। तो वो जो हमें आर्ट एंड कल्चर जो हमें देखने के लिए मिलता है वो सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद, धम्म के प्रचार प्रसार के बाद वहाँ के लोगों ने उसको सीख करके इम्प्लीमेंट कराया और उसी के कारण से वह पूरी तरह से अपने इस कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया। एक बड़ी बात है क्योंकि सम्राट अशोक यदि नहीं होते तो बुद्ध का धम्म ये वैश्विक नहीं बन पाता या विश्व में कैसे पहुंचता। यह उसका एक बड़ा जो काम है वो हमें सम्राट अशोक के माध्यम से देखने के लिए मिलते रहता है। और इसलिए इस तरह की नैतिकवान वाला राजा जो जनता के बारे में ठीक तरह से सोचता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है धम्म के आचरण करने के लिए और सभी जगह वह सूचना पहुंचा देते हैं कि मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार नहीं करेगा और न ही किसी पर होने दिया जाएगा। तो इस तरह की पूरी बारीकी से ध्यान रखने का काम, इवन उनके राज्य में कोई करप्शन नहीं कर सकता है,
कोई शोषण नहीं कर सकता है, कोई लूटमार नहीं कर सकता। इतनी पैनी नज़र जो है उनके सैनिक रखा करते थे उस काल में, क्योंकि उनके पास तो कोई कमी, सभी प्रकार की सेनाएं मौजूद थी। और वो सेना मौजूद होने के बाद भी उन्होंने किसी को भी किसी प्रकार की हत्या हो जाए ये उनको भी पसंद नहीं हुआ। जब उन्होंने युद्ध किया था तब तो जानते कि वो काफ़ी कुछ वैसे प्रवृत्ति के थे, हिंसक प्रवृत्ति के, जो भावना थी कि युद्ध में मार भी दिया जाए तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया तो फिर उनके बाद आप देखते हैं कि वो एक व्यक्ति को खुद भी नहीं और दूसरों को भी मारने बिल्कुल भी नहीं देते थे, हिंसा करने नहीं देते थे। ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए उन्होंने कहा मैं युद्ध तो जीता था, लेकिन युद्ध को जीतना मेरे लिए जितना विजय नहीं था उतना मैंने अपने आप पर विजय प्राप्त किया। इससे मानता हूँ कि ये मेरी वास्तविक जीत है। स्वाभाविक भी है कि मनुष्य दूसरों को जीतता है ऐसा मानता है, लेकिन वह अपने को नहीं जीतता। तो अपने को जीते, अपने को वह आगे बढ़ाए और उसके आधार पे वह श्रेष्ठ जीवन को जीने के लिए तैयार करते हैं लोगों को। तो एक नई दिशा के साथ वह एक लोगों के अंदर में चेतना डालते हैं। ये बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने अपने धम्म नीति में शामिल किया। उन्होंने अपने धम्म नीति में इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों का पूरी तरह से ध्यान रखा। बहुत कम राजा होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजा को तो शराब पीने में और भी मजा मस्ती करने में या बाकी के गलत प्रवृत्तियों को जन्म देने में वो पूरे उसी में डूबे रहते हैं। सम्राट एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने ये सब चीज़ों को खुद तो किया ही नहीं, लेकिन दूसरों को भी न करने के लिए प्रेरित किया। एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए त्याग की जरूरत होती है, और वो त्याग की भावना हमें सम्राट अशोक के भीतर दिखाई देती है। क्योंकि त्याग नहीं होगा तो कैसे महान बनेंगे। त्याग तो मनुष्य के लिए ज़्यादातर जरूरी है। इसलिए वे चाहते थे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो घर से निकल करके धम्म यात्रा पर जोर देते रहे, ताकि वह जान सके और वह समाज के परिदृश्य को भी देख सके, जिससे वह किस तरह से उनके मन में आ सकता है। इसलिए उनका साम्राज्य भारत तक सीमित नहीं रहा। कहाँ तालिबान, कहाँ अफ़गानिस्तान। आप देखेंगे तालिबान में सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी उस काल में। तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को जब अशोक ने स्वीकार किया तो कितनी जगह उन्होंने ये मूर्तियाँ स्थापित की थी तथागत गौतम बुद्ध की, और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, छोटी नहीं। एक विशाल काय मूर्तियों को बनाने का काम सम्राट अशोक के शासनकाल में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। वो सिर्फ भारत में नहीं अपितु पूरे संसार में उस काल में मूर्तियाँ स्थापित की गई, बड़े बड़े विहार निर्माण किए गए। और ये सम्राट अशोक के द्वारा दिए गए धम्मदूतों को, उन्होंने एक धम्मदूत की एक बड़ी अच्छी तरह से स्कीम खोज निकाली थी। स्कीम का मतलब यह है कि मिशनरीज, धम्मदूत, जो धम्म का दूत मतलब धम्म का प्रचार करने वाला, उसको धम्मदूत कहते हैं। उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई और ड्यूटी लगा करके उनसे वह धम्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी ली। तथागत के समय में ये बात कही जाती है कि यदि कोई धम्म प्रचार करने के लिए जाए तो क्या होना चाहिए। तो एक तथागत ने भिक्खु से पूछा था कि आपको यदि कहीं प्रचार के लिए भेजा जाए तो क्या करोगे। आपको वहाँ कोई मार दे तो सोचूंगा मुझे गाली नहीं दी। यदि आपको गाली दी तो सोचूंगा कि मुझे उसने मारा नहीं। यदि उसने मार दिया तो कहते हैं कि अच्छा हो गया, उसके हाथों से मैं मर गया। ये डेडिकेशन देखकर तथागत समझ गए कि नहीं, इस व्यक्ति के अंदर में एक समर्पण की भावना है, और जिसके अंदर में समर्पण की भावना होती है वही आदमी उस काम को कर सकता है। तो इसलिए जो धम्मदूत बनाए गए थे या धम्मदूत नियुक्त किए गए थे, उन धम्मदूत में एक डेडिकेशन का भाव हमें देखने के लिए मिलता है। समर्पित होकर पूरी तरह से धम्म के प्रचार प्रसार में वो लोग लग जाते थे, और जब तक वो प्रचार समाप्त न हो जाए तब तक लगातार उस काम को करते रहते थे। और जहाँ एक बार एक जगह सब लोग ठीक से तैयार हो गए तो वो दूसरे स्थान को भी चयन करते थे कि वहाँ जाकर मुझे प्रचार प्रसार करना है। तो जब आप प्रचार करने के निकलते हो तो भाषा भी आपकी मदद करती है। कई बार होता है कि हम दूसरी भाषा को नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी भाषा है वो मैत्री की भाषा, करुणा की भाषा, प्रेम की भाषा, दया की भाषा। ये जिसके अंदर में है तो स्वाभाविक है कि उनको भी समझेगा कि ये चीज़ है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म को अंगीकार करने के बाद सम्राट अशोक ने
ऐसे कई जगह उन्होंने देश से परदेश तक जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तरह से धर्मदूत लगा दिए। देखा इनकी सहायता कौन करेगा, तो खुद सम्राट अशोक उनकी पूरी तरह से सहायता करते थे, संघ उनकी सहायता करता था ताकि वह वहाँ जा कर के ठीक तरह से धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। और ये शिक्षाएं जितनी बढ़ेगी उनको लगता था कि मानवता उतनी सशक्त होगी, इंसानियत का भाव लोगों के बीच में जाएगा। और इसलिए उन्होंने अपने धम्म की नीति का जो आधार बनाया वो स्वाभाविक तौर पे हम देखते हैं कि शील सदाचार है, क्योंकि ये शील सदाचार जब तक नहीं रहेगा तो कैसे हो सकता है। इसलिए उनके जो शिलालेख उससे हमें पता चलता है, जो हमने देखा भी है कि चाहे वह भाबरू का शिलालेख हो या फिर वो जूनागढ़ का हो, चाहे सांची का हो, चाहे फिर वह उत्तर प्रदेश में मिलने वाले बहुत सारे ऐसे शिलालेख हो जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों को अशोक ने लिपिबद्ध करवाया। और लिपिबद्ध कराने के बाद कि आप लोगों को इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो यह लिपिबद्ध कराने के बाद आप देखेंगे कि क्या ये इतने वर्षों तक कैसे रह सकता है। तो उसका उन्होंने ठीक तरह से तरकीब खोजी थी, और ठीक तरह से तरकीब खोजने के बाद उसको उन्होंने वैसा रूप दे दिया। और वो रूप जो है देने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो शिलालेखों में लिखने के बाद वह समाज के लोगों ने किस तरह से उसका अध्ययन करके, उसका पढ़ाई करके वो उन्होंने आत्मसात किया इन चीज़ों को। तो ये स्वाभाविक तौर पे आप देख पाएंगे कि एक बड़ी बातें जो है वो सम्राट अशोक के कार्यों से हमें परिलक्षित होती है। ऐसा कौन सम्राट कर सकता है, तो यह वही एक सम्राट है जिन्होंने ये पूरी तरह से इस काम को किया और बताया, उसका मार्ग उन्होंने सबके साथ के लिए खुला कर दिया। ये अपने धम्म नीति में उन्होंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं खुला किया था। वे कहते कि जो मनुष्य हैं उन सभी लोगों में ये चीज़ें, नैतिकता का जो भाव है वो आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो अपनी धम्म नीति को बनाया उसमें ओपन टू ऑल, सबके लिए खुला कर दिया। एक आदमी के लिए नहीं कि पर्टिकुलर इस जाति का आदमी होगा या ये बहुत धनवान है उसको मैं ये लाभ पहुंचाऊंगा, नहीं। उनके लिए एक नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक के लोग, सभी के लिए वह अपने धम्म नीति का जो आधार बनाया वो समानता पर था। समानता है तो समाज में ठीक तरह से लोग अपनी प्रगति को कर पाएंगे। लेकिन यदि समानता नहीं है, इसलिए सम्राट अशोक के धम्म नीति में हमें 4 चीज़ें मुख्य रूप से देखने के लिए मिलती हैं। आचरण की पद्धति तो है ही है, लेकिन उसने जो अपने धर्म में जो आधार बताया वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। जो शिक्षा दी जाती है शील की, सदाचार की, अष्टांगिक मार्ग की, 10 पारमिता की और ब्रह्म विहार की, प्रतित्व समुत्पाद की, ये सब क्या है? तो यह मोरल वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए, समाज में अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि समाज में जो कुरीतियाँ पनपती है, अन्याय अत्याचार बढ़ता है, अशिक्षा बढ़ती है, तो उसको दूर करने का ये उपाय है। जैसे जैसे हम जो वैल्यूज है या जिसे हम नैतिकता कहते हैं उसको जितना समाज में रोपित किया जाएगा, समाज में अच्छी चीज़ें जब बनेगी तो आप देख पाएंगे कि अच्छे लोग तैयार होने से समाज के अंदर में होने वाली जो समस्या है वो धीरे 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 दूर हो जाती है। वो जैसे कि वैसे नहीं रहती। ये समस्या को निजात दिलाने के लिए सम्राट अशोक ने धम्म नीति को अपनाया। वो कहते कि एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। मैं इतने अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम जो है ये धम्म आचरण से ही धम्म को एक गति मिलती है, और धम्म को गति मिलती है एक इंसान तैयार होता है और उससे एक समाज तैयार होता है और समाज से एक अच्छा राष्ट्र निर्माण होता है। इसकी जो राष्ट्र निर्माण की जो संकल्पना रही है सम्राट अशोक की, वह एक बेहतर नीतियों के साथ रही है, जहाँ पर सभी पड़ोसी देशों को उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया था। सब लोग भाईचारा का व्यवहार करने लगे थे, चाहे वो दूसरे देश में क्यों न रहे। लेकिन उनके इस कार्यों से काफ़ी लोग प्रभावित थे और उन्होंने बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र खोले, जो सबसे बड़ी बात हमें देखने के लिए मिलती है। और उस शिक्षा के केंद्र में सभी प्रकार का अध्ययन कराया जाता था। जब अध्ययन कराया जाता था, लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे और अलग अलग तरह की शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। कोई विज्ञान पढ़ता है, कोई मेडिकल का जाता है, कोई आर्ट पढ़ता है
या कोई धम्म की नीतियों को पढ़ता है तो वो बड़े पारंगत हुआ करते थे उस समय के काल में लोग, और वो इस पारंगतता की वजह से समाज उनका उनकी वैल्यू का या उनकी समाज इज्जत करता था। और स्वाभाविक भी है कि जब समाज के अंदर में अच्छी चीज़ें उत्पन्न होगी उसको बढ़ावा मिलेगा, और जब नहीं होगी तो उसको कैसे बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए उन्होंने अपने धम्म नीति के जीवन को बेहतर बनाए रखने पर पूरा पूरा जोर दिया। उनकी धारणा ये थी कि धम्म बढ़ेगा तो जनता अच्छी होगी, जब जनता होगी तो समाज में हानियाँ कम होगी, और जब समाज में हानि कम होगी तो अच्छे समाज को बनते भी हम देख सकते हैं। इसलिए उनकी धम्म नीति समाज बेहतर निर्माण करने के लिए थी, समाज बेहतर हो, अच्छा बने, खुशहाली आए, और हर एक आदमी नीचे से लेकर ऊपर तक के तबके का आदमी को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो, वह एक सुखी जीवन जीने की तरफ में आगे बढ़ सके। इसलिए उनकी धम्म नीति ने नीचे आदमी ने गरीब से गरीब आदमी को भी बड़ा लाभान्वित किया पूरी तरह से, चाहे वह उस काल के जितने भी राजा थे। लेकिन सबसे बेहतर काम करने वाले मौर्य साम्राज्य के जो बेहतर राजा साबित हुए वो है सम्राट अशोक। उनके जैसा कोई राजा नहीं जिन्होंने सभी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से लागू करने पर जोर दिया। लोग होते हैं कि ठीक है लागू हुआ या ना हुआ, एक बार चीज़ें निकल गई तो उनको लगता है कि सब सही है, लेकिन वह लागू सही मायने में लोगों तक उसका लाभ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है उसकी भी निगरानी करने का वो काम करते थे। उनके लिए मंत्री नियुक्त किए थे, और वो मंत्रियों की मीटिंग बुला करके वहाँ पर वो डिस्कस किया करते थे कि कौन कौन सी बातें समाज के अंदर में अभी मानी जा रही है, कौन कौन से लोग आचरण करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं। तो उनके पास में मानने वालों की और नहीं मानने वालों की दोनों तरह की जानकारियाँ उनके मंत्रीगणों के माध्यम से मिल जाती थी, और मंत्रीगणों के माध्यम से मिल जाने के बाद उस समस्या को दूर करने में वो जुट जाते थे। और इसलिए उनका जो ध्येय था वो मनुष्य को बेहतर बनाने का ध्येय था कि मनुष्य बेहतर कैसे हो सकता है, हर एक आदमी नीचे से लेकर ऊपर तक के तबके का आदमी को कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी सभी का विकास हो। ये सबसे पहले यदि राज सत्ता में रहते हुए किसी ने यदि सोचा तो वह अशोक, सबका कल्याण हो, सब विकास करे, सब कोई भी मेरे राज्य में दुखी नहीं होना चाहिए। यदि दुखी है इसका मतलब है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा अशोक को लगता था। तुरंत वो अपने मंत्रीगणों को भेज करके उनकी समस्या को सॉर्ट आउट करते थे, दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करते थे। तो यह एक अच्छा प्रयोग उस काल में हमें होते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। और वो कहते हैं कि ये सब मैंने कहाँ से सीखा है, कहाँ से लिया, तो मैंने बुद्ध धम्म और संघ से लिया है। इसलिए मैं तीनों का हमेशा आदर करता हूँ, जीवन पर्यंत आदर करता हूँ। वह पूरी तरह से शिष्य बनते हैं और वह हमेशा भिक्खु संघ के प्रति एक सद्भावना को बढ़ाए रखते हैं, और जब ये सद्भावना बढ़ती है तो उसी के मुताबिक वह ठीक तरह से काम करने पर जोर देते रहते हैं। तो सम्राट अशोक जो कि अपने काल के बहुत ही श्रेष्ठ राजा रहे हैं, जिन्होंने अपना सभी समर्पण करके उन्होंने हर एक आदमी को श्रेष्ठ बनाए रखने पर उनकी सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे वह सांस्कृतिक समस्या हो, चाहे वह शिक्षा की समस्या हो, अलग अलग तरह की समस्याओं को उन्होंने दूर करने के लिए सभी चीज़ें बनाई। शिक्षा के केंद्र खोले, अशिक्षा को दूर करने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने कहा कि जो असमानता है उसको निकाल फेंको, तुरंत उसे अपने जीवन से समाप्त कर दो। कल्चर, सांस्कृतिक चीज़ों के लिए आप देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से सबको एक समान संधि दी है, और गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने हर एक आदमी को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया कि कोई भी बिना काम करे रहना नहीं चाहिए मेरे राज्य में। यदि वो रहता है तो वह अपना तो हानि करता ही है, लेकिन वह परिवार की, समाज की, देश की भी हानि करता है। इसलिए हर एक आदमी ने अच्छे नागरिक के साथ साथ जिम्मेदारी का वहन करने के लिए उसे कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए। इतनी जो नीतियाँ हैं या जो प्रोत्साहन करने का तरीका है सम्राट अशोक का, उस काल में हमें बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलते रहता है। और ये सोच उन्हें धम्म से आई,
वो कहते मेरे अंदर उतनी इस तरह की सोच बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब मैंने अंगीकार कर लिया बौद्ध धर्म को तो उसके बाद ये सोच मेरी बढ़ जाती है और उस सोच के मुताबिक मैं इन नीतियों को, इन कार्यों को मैं आगे बढ़ाते रहता हूँ और वो कहते कि मैं जीवन पर्यंत बढ़ाते रहूँगा। इसलिए अशोक ने हर जगह जा करके उन्होंने इस तरह के समस्या को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश की। कोई भी भारत का आज तक भी व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये चीज़ निर्माण की होगी। सम्राट अशोक जो बहुत युवा था, पिता की मृत्यु के बाद उन्हें राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ था और जब वो राजा बन गए तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा साधारण राजा बनकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं कुछ विशेष समाज के लिए मैं करना चाहता हूँ ताकि समाज में रहने वाला हर एक आदमी को वह तरक्की करने का अवसर प्रदान हो। वो करते थे, किया उन्होंने, क्योंकि वो सोचते रहते कि यही चीज़ें हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी हैं। तो सम्राट अशोक का यह एक प्रकार का बड़ा योगदान जो कि चिरकाल तक स्मरणीय है, उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकते हैं और इसलिए उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के विकास में धम्म नीति को भी शामिल किया। इस धम्म नीति को आज हम लोगों ने देशना के माध्यम से सुना है। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए बहुत शुभ मंगलम। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय निकाल कर हमें आप अनुग्रहित करने आए तथा साथ ही आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तब तक साथियों, आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का समय आ चुका है, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों, प्रश्न हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, उन्हें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को हम तक भेजेंगे और हमारे एक्सपर्ट भंते जी लोग या बुद्ध दर्शन में बहुत ही उच्च शिक्षित लोग आपको उसका जवाब देंगे। यह जवाब व्हाट्सएप पे भी जा सकता है और यह जवाब ईमेल आईडी पे भी जा सकता है। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिज्ञासाओं को हम तक पहुँचाएंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो